हेलो बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अगला टॉपिक दैट इज वर्क पावर एनर्जी। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैं इसे पूरा का पूरा एक लेक्चर दे रहा हूँ, चाहे पढ़ाने में चाहे ऑफ कोर्स प्रैक्टिस सेशन में। द रीज़न इज़ कि यार ये एक बहुत ही फंडामेंटल काइंड ऑफ टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसा है जो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे बहुत जगह काम आता है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो हल्का फुल्का मैग्नेटिज्म हो, इवन आगे के जो मैकेनिक्स के टॉपिक्स हों वो हों, सब में ही वर्क, पावर और एनर्जी, इन तीनों टर्म्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इक्विलिब्रियम, इस तरह के कॉन्सेप्ट का अच्छा खासा यूज़ होता है। सो हमें वर्क पावर एनर्जी अच्छे से आना चाहिए। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जेई मेन के अंदर एक सवाल जो होगा वो वर्क पावर एनर्जी का आएगा। अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि वर्क पावर एनर्जी के 2 सवाल भी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका कोई सवाल आ जाए। वो सवाल आने के लिए भी हमें इसके बेसिक्स तो हल्के फुल्के पता होने ही चाहिए। तो अगर हम सब कुछ मान के चलें तो 1 से 1.5 सवाल, मतलब 1 सवाल या 2 सवाल आने की संभावना इस चैप्टर से रहती है। ये सवाल ऐसा सॉरी ये चैप्टर ऐसा है जिसका मैं मान के चलता हूँ कि सवाल सही होना ही होना चाहिए। इसका सवाल गलत करने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है। ऑब्वियस बात है कि इसका सवाल गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहली बात, बड़ा मैं टर्म जो डिफाइन कर रहा हूँ दैट इज वर्क। वर्क इज सिंपली डिफाइंड एज, मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने कोई ना कोई फोर्स लगाया, लेट से एफ, और इसका कोई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट से डी एस। दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेट से एंगल इज थीटा। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ds के लिए ये वाला फोर्स कितना वर्क डन करेगा, दैट वर्क डन इज सिंपली डिफाइंड एज F डॉट ds। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हम लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैट। सिंपल, कोई ऐसे बहुत हाई फाई इसमें बातें नहीं है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि इट इज सिंपली एफ कॉस थीटा इंटू डी एस। एफ कॉस थीटा मतलब एफ के 2 कंपोनेंट आएंगे, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दैट इज एफ पैरेलल इंटू डी एस। हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दैट इज एफ इंटू डी एस कॉस थीटा। ds cos का क्या अर्थ हो सकता है, ds के 2 कंपोनेंट आ सकते हैं, इधर ds का cos थीटा, इधर का ds का sin थीटा। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पूरा का पूरा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो बड़ा फोर्स के अलोंग हो, तो ds पैरेलल, ऐसे लिख सकते हैं। तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा ये हमारे पास वर्क की छोटी सी डेफिनेशन है। वर्क डन के बारे में कुछ बातें बेटा जैसे आपको नजर आ गया होगा कि इसकी यूनिट जो होगी दैट विल बी ऑफ कोर्स न्यूटन इंटू मीटर। हालांकि हम इसे न्यूटन इंटू मीटर नहीं लिखेंगे, हम इसे जूल्स लिखेंगे। एक जूल जो है बड़ा वो 10⁻⁷ अर्ग्स के बराबर है। अर्ग्स जो है वो CGS यूनिट है और जूल बड़ा आपकी SI यूनिट है। हमारे किसी सवाल के अंदर अर्ग्स नहीं आएगा, हमारे सारे सवालों में तो सिर्फ और सिर्फ जूल ही आएगा। डायमेंशन आपने बेटा नोटिस कर ली होगी। फोर्स की डायमेंशन तो मेरे बच्चे याद भी रखते हैं, ML/T-2। 1 मीटर और आ गया तो L² हो गया, तो ML/T-2। ML/T-2 ये इसकी डायमेंशन है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि फोर्स जो है बेटा 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियस बात है कि जो वर्क डन है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, बड़ा वेक्टर नहीं है। हाँ स्केलर तो है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अगर मान लो कि थीटा की वैल्यू एक्यूट है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अगर छोटी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल एक्यूट है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव, तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है कि आपका वर्क डन नेगेटिव। और अगर आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा ही 90 डिग्री रहता है तो समझ जाना कि वर्क डन आपके पास 0 आएगा। ठीक है, सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर स्केलर क्वांटिटीज़ तो हमेशा पॉजिटिव रहती है क्या? अरे नहीं बेटा, स्केलर क्वांटिटीज़ पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे होगा? जैसे हमने छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकाला F डॉट ds। ठीक है,
अगर हमें बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर वर्डन निकालना है तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्डन निकालते रहो और जोड़ लो। जोड़ना बेटा ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। फोर्स कांस्टेंट है पूरे रास्ते, तो आप एफ वेक्टर को बाहर निकाल सकते हो, तो डॉट प्रोडक्ट विथ डीएस वेक्टर। बेटा डीएस वेक्टर मैं जानता हूं, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को अगर ऐड करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। एस वेक्टर इज बेटा क्या, डिस्प्लेसमेंट। कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, मैं ऐसा कहूँ कि ये वाला पॉइंट है 1,2,3 मीटर और ये वाला पॉइंट है 2,3,6 मीटर, और मैं ऐसे किसी रैंडम रास्ते से यहाँ से चलते चलते किसी पार्टिकल को लेके आया और उस पार्टिकल पर पूरे रास्ते बेटा लेट्स से कोई ना कोई फोर्स लगा, लेट्स से फोर्स इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप न्यूटन। और कोई मुझसे पूछ ले कि सर बताइए कि पार्टिकल को यहाँ से चलाते चलाते यहाँ पर लेकर आया हूँ और ये वाला फोर्स लगाया, तो इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया है। तो मुझे पता है कि फोर्स तो कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट, फाइनल माइनस इनिशियल। 2 - 1 दैट इज 1i कैप, 3 - 2 दैट इज 1j कैप, 6 - 3 बेटा दैट इज 3k कैप। वर्क डन इज सिंपली एफ डॉट एस बेटा इस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर लो। डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा, आई कैप का आई कैप के साथ आ गया 2, जे कैप का जे कैप के साथ कितना आ गया 3, के कैप का के कैप के साथ बेटा कितना आ गया -9। आई थिंक बेटा मेरे पास है -4 जूल्स आ गया, -4 जूल्स। तो मेरे कहने का सिर्फ अर्थ ये था कि कांस्टेंट फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, isn't it? ठीक। बेटा एक बात और, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को अगेन आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है मल्टीप्लाइड बाय पूरा डिस्प्लेसमेंट। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, फोर्स पूरा का पूरा और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के अलोंग। ठीक है, इससे हमारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मोर स्पेसिफिकली वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात कर रहा हूं बेटा। सबसे आसान बेटा यही है, ग्रेविटी का जो फोर्स है वो आपका बेटा कांस्टेंट है। ठीक है, सुनिएगा, एक m मास का पार्टिकल अगर वर्टिकली चलते 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 यहां आया है तो पूरे रास्ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg। ठीक है, और कोई मुझसे पूछे कि सर पार्टिकल पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है। आप तो सिर्फ और सिर्फ देखा करो कि पार्टिकल वर्टिकली कितना आया है, क्योंकि फोर्स वर्टिकल लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट है। तो इधर कितना गया है मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कुल मिलाकर पार्टिकल नीचे आया है h लेट से, तो वर्क डन बाय जो ग्रेविटी आएगा बेटा दैट विल बी m इंटू जी इंटू एच। सिंपल। इसी तरीके से बेटा मान लीजिए कि ये ग्राउंड और कोई पार्टिकल यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँच गया। ठीक है, पार्टिकल जो है वो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो x है और y डायरेक्शन में लेट से बेटा इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ h है। m मास का पार्टिकल है तो mg तो लगेगा ऐसे। अब ध्यान देना बेटा mg ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो फोर्स ऐसे है डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, एंगल बेटा दोनों के बीच में ऑब्ट्यूज है, तो ग्रेविटी का बटन पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा। सीधा लिख दिया करो कि ऐसे केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी -mgh। सर x क्यों नहीं ले रहे, x आएगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट में ही इंटरेस्ट है। नीचे आ रहा हूं तो +mgh, ऊपर जा रहा हूं तो -mgh एंड दैट्स इट। ठीक, आगे चलते बेटा। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय टेंशन, नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, कोई ऐसा बहुत भारी काम थोड़ी बेटा ये चीज़। जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई टेंशन लग रही है ऐसे टी, और ये जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट लेट से बेटा ऊपर की तरफ हो गया है एक्स। कोई मुझसे पूछ ले कि इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए टेंशन ने कितना वर्डन किया है, तो टेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू ऑफ कोर्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दैट केस बेटा वर्डन इज टी इनटू एक्स, दैट इज पॉजिटिव।
इसी की वजह बेटा ये रहा मेरे पास ब्लॉक, इस ब्लॉक पर टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ और इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे की तरफ। लेट्स से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है x, ठीक है। टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है। अब कोई मुझसे पूछ ले कि सर वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा, बेटा दैट विल बी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। बेटा फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल है 180। सो ऑफ कोर्स टेंशन का वर्क डन कम्स आउट -t इंटू एक्स। सो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। जैसे हम बाकी बड़ा लिखते हैं वैसे सारा काम ऐसे लिख सकते हैं, वो बहुत बड़ा काम ऐसा है नहीं। नॉर्मल की भी कहानी बेटा ऐसी है, जिसमें एक एग्जाम्पल लूँ, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इस बात को, ठीक है। मान लीजिए कि बेटा आपके पास ऐसी कोई लिफ्ट है, ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट के अंदर एक m मास का ब्लॉक है। ये जो लिफ्ट है ये t = 0 पर रेस्ट पे है और इस लिफ्ट का ऊपर की तरफ कोई ना कोई कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a। मेरा सवाल आपसे सिर्फ और सिर्फ ये है, कि t = 0 से लेकर t = t तक इस ब्लॉक पर ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया है ये बताओ। और इस ब्लॉक पर ऑफ कोर्स इस लिफ्ट का नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा, उस नॉर्मल फोर्स ने कितना वर्क डन किया होगा ये बताओ। तो ठीक है बेटा, ये तो सिंपल सी बात है। हम जानते हैं कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है और इनिशियली अगर ये रेस्ट पे है तो t टाइम में ये ब्लॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा कितना, s = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, m मास के ब्लॉक पर नीचे की तरफ तो mg लग रहा होगा और ये जो लिफ्ट है इसकी ये सरफेस ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ नॉर्मल लगाएगी, है कि नहीं। नॉर्मल हम चाहे तो बड़ा निकाल भी सकते हैं। सर कैसे निकालोगे, बड़ा ऐसे निकालूंगा, नॉर्मल ऊपर mg नीचे, ये आ गया ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स। दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल की मेरे पास वैल्यू आ गई है m × g + a। खैर मुद्दे पे आते हैं, ग्रेविटी का बटन क्या है। तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ब्लॉक जा रहा है ऊपर, तो ग्रेविटी का बटन +mgh नहीं -mgh, तो ग्रेविटी का बटन आएगा -mgh। बेटा व्हाट्स द h, मेरे बच्चे बोले सर h इज ऑफ कोर्स ½ at²। सर व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, बेटा नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ थीटा। सोचते हैं बेटा नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, जैसा मेरे बच्चे चीख के बोल रहे हैं कि सर m × g + a। डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है ½ at² मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, एंगल कम्स आउट टू बी 0, तो दैट कम्स आउट टू बी m × g + a × at²/2। ये हमारा नॉर्मल का वर्डन। तो ये तो सिर्फ ऐसे फोर्सेस आ गए, ऐसा नहीं कि नॉर्मल का वर्डन आ गया तो कोई नया फॉर्मूला लगा दूंगा, फॉर्मूले बेटा वही रहेंगे, कोई सा ही फोर्स क्यों ना हो हम बड़े आराम से वाली बात कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। ऐसे कोई अगेन नई बात तो नहीं है, बट बेटा सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 पॉइंट मुझे पसंद है। पहला ये बात कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो किसी इंडिविजुअल ब्लॉक पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। किसी इंडिविजुअल ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, इंडिविजुअल ब्लॉक पर, ठीक है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो होगा वो हमेशा पूरे सिस्टम पर जो ना वो 0 होगा, पूरे सिस्टम पर जो होगा वो हमेशा 0 होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल ही काफ़ी है, बाकी बेटा मैंने ऐसे बढ़िया से तो पहले एक्सप्लेन कर रखा। ये मान लीजिए बेटा कोई स्मूथ सरफेस है और इस स्मूथ सरफेस पर ये 2 ब्लॉक पड़े, ठीक है, ये बी वाला ब्लॉक, ये ए वाला ब्लॉक। इस वाले ब्लॉक को मैंने ऐसे सामने की तरफ खींचा, नीचे वाले सरफेस स्मूथ है लेकिन ये वाले सरफेस रफ है और एनएफ रफ है, अच्छी खासी रफ है। जैसे मैंने कहा कि अच्छी खासी रफ है तो क्या होगा, तुम्हें हल्का फुल्का तो आइडिया है कि जैसे ये वाला ब्लॉक आगे जाएगा, ये वाला ब्लॉक इसको कहेगा कि मैं आगे जा रहा हूँ तू भी मेरे साथ चल, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, वही स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा इस पर पीछे, और दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है। दोनों साथ साथ चलेंगे तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि दोनों के दोनों ब्लॉक लेट से यहाँ कहीं पहुँच गए, ऐसे, ये ए वाला ब्लॉक, ये बी वाला ब्लॉक, दिस इज बी, दिस इज ए, दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट लेट से बेटा सामने की तरफ एक्स है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने
बी वाले ब्लॉक पर कितना वर्डन किया। तो बी वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स है सामने की तरफ एफ एस, सामने की तरफ डिस्प्लेसमेंट है एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ जीरो, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी एफ एस इंटू एक्स। फ्रिक्शन ने ए वाले ब्लॉक पर कितना वर्डन किया, तो आप बोलोगे सर ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन है पीछे, डिस्प्लेसमेंट है इसका आगे, तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, तो बेटा एंगल कितना हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बीच में 180, कोस 180 होता है -1, दैट इज इक्वल्स टू माइनस एफ एस इंटू एक्स। मैं आपसे पूछूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन ने पूरे के पूरे सिस्टम पर नेट वर्डन कितना है क्या, तो आप बोलोगे सर जोड़ लेते हैं, बेटा जोड़ दो, कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक ब्लॉक पर तो वर्डन पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम पर हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्डन 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन एक इंडिविजुअल ब्लॉक पर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्डन हमेशा नेगेटिव होगा, और उस नेगेटिव का एक सेंस भी है। जैसे मान लो कि किसी सिस्टम पर काइनेटिक फ्रिक्शन ने टोटल वर्डन -15 जूल किया, इसका मतलब उस सिस्टम में से 15 जूल की मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, वो काइनेटिक फ्रिक्शन ने हीट की फॉर्म में या फिर साउंड की फॉर्म में डिसिपेट कर दिए, बाहर निकाल दी। ठीक है, जैसे मान लो किसी सिस्टम पर एक ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन ने वर्डन किया लेट से 50 जूल, दूसरे ब्लॉक पर वर्डन किया लेट से बेटा मेरे बच्चे -60 जूल, तो एक ब्लॉक पर वर्डन पॉजिटिव आ गया, एक ब्लॉक पर नेगेटिव आ गया, लेकिन पूरे सिस्टम पर -10 जूल आ गया। -10 जूल आने का फिजिकल सेंस ही है कि उस पूरे सिस्टम में से 10 जूल की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सिस्टम में से बाहर निकल गई है, और वो हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में सिस्टम से बाहर निकल गई है। एक ब्लॉक पर जब तुम दूसरे ब्लॉक को अगर घसीटते हो तो उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, और जब घसीटते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि सरफेसेस थोड़ी सी गर्म भी हो जाती है और घसीटते वक्त आवाज़ भी आती है। जो टेम्परेचर बढ़ा है, हीट है या फिर बड़ा जो साउंड है, वो ऑफकोर्स आपकी मैकेनिकल एनर्जी को ही कंपनसेट कर रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात तो बड़ा समझ गए हो। बाकी बेटा ठीक है, फ्रिक्शन का वर्डन लिखने के लिए तुम ऐसे लिखेंगे कि दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। इट कैन बी, फ्रिक्शन का वर्डन बेटा एक ब्लॉक पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ऑन ए ब्लॉक, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम पर याद रखना है बेटा कि काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वर्डन है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, बाकी तो जैसे हम लिखते हैं सवाल में बेटा वैसे लिखते हैं, कोई ऐसा अलग सी बात नहीं। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर कोई फोर्स वेरिएबल है तो बेटा हम वर्क डन जो ना वो ऐसे लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। अब मैं ऑब्वियस बात है कि बेटा एफ वेक्टर को बाहर नहीं निकाल सकता, कोई बात नहीं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसा कहूँ कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई फोर्स है, लेट्स से बेटा फोर्स है 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप -4z क्यूब के कैप। तो ये जो फोर्स है ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के साथ लगातार वेरी कर रहा है, दिस इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स। और ये फोर्स अप्लाई करके मैं किसी पार्टिकल को 1,1,2 से चलाते चलाते 2,2,3 पर ले गया। अब बताओ कितना वर्डन होगा। सो वी डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट दिस। ऐसा नहीं कि हम लोग मेरे को लट्ठी गाड़ दिया कि अरे पता नहीं क्या ही पढ़ा दिया सर ने। अरे सीधी सी बात है, सर ने तो जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है चैप्टर तब से सर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन विल बी एफ डॉट डी एस, और पूरा वर्डन निकालना होगा तो जोड़ लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। व्हाट्स द फोर्स? बड़ा फोर्स इज 2x आई कैप प्लस 3y स्क्वायर जे कैप -4z क्यूब के कैप का डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट छोटा सा ds लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है, z के अलोंग भी है। क्या लिखूँ? सिर्फ x एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होता तो छोटा सा लिखता है dx आई कैप, लेकिन यहाँ पर तो x के अलोंग भी है, y के अलोंग भी है और z के अलोंग भी है। ऐसे कर लिया, बस मस्त रहा करो, लोड मत लिया करो बेटा। डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा ना, आई कैप का आई कैप के साथ, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। बेटा दैट इज इक्वल्स टू 2x dx। मैं ऐसे ना कई बार है ना अपने बेटा टेलीग्राम ग्रुप पर ना बच्चों को बातें करते हुए देखता हूँ, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों के ना बेसिक जो
11th क्लास वाले जो बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह है वो हल्की फुल्की वीक है, वो बेटा बच्चे अगर आपके पास टाइम हो तो हल्का फुल्का आप उस पर वर्क कर सकते हो, उसके बिना बेटा जेई नहीं निकलेगी, ठीक है। और है ना ऑब्वियस बात है, सर मुझे तो पूरा वर्डन चाहिए, बेटा पूरा वर्डन चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे वर्डन निकाल लीजिए और जोड़ लीजिए। बेटा एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से 2 तक। बेटा वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेकर 2 तक। जेड की बेटा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 2 से लेकर 3 तक, ठीक है। आंसर लिख देना, ये आपका वर्क करना चाहेगा। एक बात और, अगर मुझे कभी ऐसा बोल दिया गया कि ये लेट से फोर्स है, सिर्फ फोर्स एक्स एक्सेस के अलोंग ही लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेट से ये ग्राफ दे रखा है, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये रिप्रेजेंट करेगा आपका हमेशा वर्क डन। ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो इंटीग्रेशन है वो आपको वर्क डन ही रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एरिया है वो आपको हमेशा वर्क डन दे देगा, ठीक है। ठीक है, आगे चलते बेटा। हमारे इस चैप्टर में जो वेरिएबल फोर्स हमारे काम का है वो स्प्रिंग है, ठीक है। बाकी तो बड़ा दुनिया भर के और फोर्सेस भी होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स भी वेरिएबल है, मैग्नेटिक फोर्स बाद में आगे जाके और वेरिएबल है। हमारे पास अभी जो काम का है वो स्प्रिंग फोर्स है। आप तो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखो, इतनी सी बात याद रखो कि अगर ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है और ये नेचुरल लेंथ पर है, अगर इस स्प्रिंग का मैंने ऐसे x का एक्सटेंशन कर दिया या फिर x का कंप्रेशन कर दिया, चाहे तुम यहां से यहां पहुंच जाओ, चाहे बेटा तुम यहां से यहां पहुंच जाओ, दोनों ही केस में स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा बेटा दैट विल बी -12kx²। ये माइनस याद रखना, कोई बेटा बहुत टफ काम है नहीं, जस्ट बिकॉज कि देखो मान लो कि मैंने इस एंड पर कोई बॉल लगा दी और मैं इस बॉल को ऐसे इधर की तरफ x खींच के ले आया लेट से, तो पूरे रास्ते स्प्रिंग फोर्स लगा रहा अंदर की तरफ, तो बॉल को लेके आ रहा बाहर की तरफ, तो ऑब्वियस बात है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल तो 180 है कि नहीं, वो तो ऑब्ट्यूज है, तो वर्क डन नेगेटिव आना चाहिए। यही हाल बेटा यहाँ पर है। तो चाहे तुम नेचुरल लेंथ से x का एक्सटेंशन कर दो, चाहे नेचुरल लेंथ से x का कंप्रेशन कर दो, दोनों ही केस में स्प्रिंग का वर्क डन -12kx² आएगा। मैं तो कहता हूँ ये भी याद मत करो, मैं तो इससे और आसान याद करा सकता हूँ। देख यहां पर ना तुम एक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12K, जो भी आपका एक्सटेंशन या कंप्रेशन है उसका स्क्वायर, जो भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन है उसका स्क्वायर, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। जब भी स्प्रिंग का वर्क डन लिखने जाओ ना, आप तो सीधा सीधा ऐसे लिख दिया करो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल, और बिल्कुल मस्त रहा करो, हमेशा सही जाएगा। जैसे यहाँ से यहाँ आने पर स्प्रिंग का वर्क डन क्या हुआ, तो आप बोल देना कि सर इनिशियल तो कोई एक्सटेंशन है नहीं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है 12K, जो भी एक्सटेंशन है उसका स्क्वायर। मेरे पास बड़े आराम से आंसर आ गया -12kx²। सिंपल। कल को मान लो कोई टफ सवाल पूछ ले मेरे से और ये कह दे कि देखो सर ऐसा है कि ये रहा एक स्प्रिंग, ठीक है, इस स्प्रिंग में पहले से ही एक्सटेंशन है x, ये ब्लॉक लगा रखा है और इसके एक्सटेंशन को x से बढ़ाकर मैंने 2x कर दिया। अब इतना तो मुझे पता है कि ब्लॉक जैसे बाहर जाएगा स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा, बाहर की तरफ वर्क डन आएगा नेगेटिव, लेकिन कितना वर्क डन आएगा, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधा फ्लैट है। ये बोल दिया करो कि सर यहाँ से यहाँ तक अगर ब्लॉक गया है तो ये स्प्रिंग जो है इस ब्लॉक पर वर्क डन लगाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है 12K, जो भी एक्सटेंशन है उसका स्क्वायर, शुरुआत में एक्सटेंशन है x, बाद में -12K, अब एक्सटेंशन बेटा कितना हो गया 2x, बस सिंपल सिंपल, हमेशा काम बन जाएगा, लोड ही नहीं। ठीक, मैंने ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं, जरूरी नहीं कॉम्प्लिकेट करने की बेटा, ठीक है, हर बात को थोड़ी कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे अपन, रिवाइज करी तभी रहे, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना। नेक्स्ट इज एनर्जी। हाँ वैसे तो एनर्जी बेटा ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जेई की प्रिपरेशन के अंदर बहुत सारी फॉर्म्स पढ़ भी लेते हैं, कोई इक्का दुक्का छूटते हुए हम काफ़ी सारी पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर प्रीडोमिनेंटली सिर्फ 2 ही एनर्जीज हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, अदरवाइज पढ़ने को तो हम न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही पढ़ते हैं।
काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ मास। किसी ऑब्जेक्ट के पास बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, मास नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के पास मोशन के कारण जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। m मास के अगर ऑब्जेक्ट है, उसके पास अगर स्पीड v है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलवेज हाफ m v स्क्वायर। सिंपल, हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं mv का स्क्वायर अपॉन 2m। mv इज ऑफ कोर्स मोमेंटम, तो p स्क्वायर अपॉन 2। आप ये भी लिख सकते हो कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2 टाइम्स मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये आपका मोमेंटम, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इतना से याद रखो, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कम से कम जीरो हो सकती है। क्यों भाई? हाफ एम वी स्क्वायर है, मास पॉजिटिव होगा, स्पीड का स्क्वायर या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगी उसकी भले जीरो हो जाए, बाकी की बड़ा ऑब्वियस बात है कि पॉजिटिव आएगी। अब इसमें ऐसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल क्या पूछ सकते हैं? फॉर्मूला बेस्ड सवाल ये पूछ सकते हैं कि लेट से कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की, लेट से, मैं ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, लेट से उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो हमने 10% बढ़ा दी है। 10%, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा, लैंग्वेज लिखना टाइम ही नहीं ना। 10% मैंने उसकी स्पीड बढ़ा दी। तो बताओ कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये तो ऑब्वियस बात है कि किसी ऑब्जेक्ट की अगर आपने स्पीड बढ़ा दी है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। लेकिन कितने प्रतिशत काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? तो सोच लेंगे। पहले मान लेते हैं कि स्पीड है v, तो पहले वाले काइनेटिक एनर्जी में बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब मैंने 10% बढ़ा दी, मतलब v तो है ही है, इसमें 10% और जोड़ दो, 10%, परसेंट मतलब पर 100। अब आपकी स्पीड हो गई है ये, कुल मिलाकर मेरे पास अब स्पीड हो गई है 1.1 टाइम्स v। यही तो बड़ा, इससे 10% ज्यादा है। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? अब बड़ा काइनेटिक एनर्जी होगी k डैश इज इक्वल्स टू हाफ m 1.1 v का स्क्वायर। बड़ा 1.1 का स्क्वायर तो 1.21 होता ना, तो 1.21 टाइम्स हाफ m v स्क्वायर। इसका मतलब नई वाली जो काइनेटिक एनर्जी है वो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी से 1.21 टाइम्स है। मुझसे पूछा बताओ परसेंटेज चेंज क्या होगा? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बचपन से ही वही है, बचपन से ही वही है। कौन सा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल है 1.21 टाइम्स के, इनिशियल है के अपॉन इनिशियल इंटू 100। बेटा मेरे ख्याल से परसेंटेज चेंज आपके पास आ गया कितना? 21%। 21% आपका परसेंटेज चेंज है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑफ कोर्स बड़ा है, इंक्रीज हुआ। ठीक है बच्चों, आगे चले। ठीक, नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा आप ऐसा मान सकते हो कि ना, इस चैप्टर के जो अच्छे सवाल है ना उसमें तो बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, हालांकि बाकी चैप्टर्स में वर्क पावर एनर्जी का ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट लगता है वो टीएमएसी लगता है, बट टीएमएसी और वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये काफ़ी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। बट आप ऐसे मान सकते हो कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये एक तरह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का भी एक तरीके से मतलब जनक है, एक तरह से उसका पेरेंट है। ठीक है, तो क्या कहती है बड़ा वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम बिल्कुल सीधी सपाट सी बात है, और वही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी सिस्टम पर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब सारे के सारे फोर्सेस को जो वर्क डन है उन सब का जो सम होगा वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट या सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा। एज सिंपल एज दैट, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे के सारे फोर्सेस जो है उन सब का जो वर्क डन है वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा मान लीजिए ये ग्राउंड, ये मेरे पास कोई टावर है, लेट्स बड़ा इस टावर की जो हाइट है वो h है। यहाँ से मैंने किसी बॉल को u वेलोसिटी से फेंक दिया हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर। ये बॉल चलते 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 ग्राउंड से टकराती है किसी न किसी वेलोसिटी v से। मुझे v निकालनी है।
ये भी हमने वैसे पहले निकाल रखी है, बट चलो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से निकालनी है। तो पूरे रास्ते में इस बात को जानता हूँ कि है ना, एक ही जना है जिसका वर्क डन है, कौन? ग्रेविटी। तो मैं कहूँगा कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्स। अरे ऑल द फोर्स क्या, ग्रेविटी तो है। वर्क डन बाय ग्रेविटी शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी एक कांस्टेंट फोर्स है जिसका वर्क डन जो है वो रास्ते पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। उसमें से भी ग्रेविटी वर्टिकल डायरेक्शन में लगती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है उस पर तो डिपेंड ही नहीं करता। आपका कुल मिलाकर पार्टिकल नीचे आया है h, तो आप सीधा कह सकते हो ग्रेविटी का वर्क डन है सिंपली mgh। इट शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। सॉल्व करते बेटा v की वैल्यू मेरे पास आ गई √u² प्लस 2gh। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ बेटा ये भी है कि आपके पास टकराते वक्त जो स्पीड है वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि आपका ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। आप इवन अगर सामने की तरफ फेंकोगे तब भी बेटा जब ग्राउंड से टकराएगी ना बोल, तब भी उसके पास स्पीड तो √u² प्लस 2gh ही होगी। ठीक है, ये तो एक बहुत ही बेसिक सवाल हो गया। बाकी तो ऑब्वियस बात है कि हम और ज़्यादा कुरेद सकते हैं इन बातों को। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेटा कोई हम इसको सिर्फ और सिर्फ किसी आसान सवाल के अंदर ही चूज के हम इसको कहीं भी कुरेद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे समझाने के लिए देता हूँ। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके पास सिचुएशन है ऐसी कि बेटा ये आपके पास कोई फिक्स्ड सीलिंग और मेरे पास ये एक स्प्रिंग, ऐसी स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है आपके पास के, और ये शुरुआत में नेचुरल लेंथ पे है, और इसके साथ मैंने ऐसे एक m मास का ब्लॉक लगा रखा और मैंने इसे यहां से रिलीज किया। मैंने इसको यहां से रिलीज किया। मुझे एक्चुअली पर दो कॉन्सेप्ट बताने हैं, इसलिए मैं ये वाला सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बताने हैं इसलिए। हालांकि डिटेल थोड़ा ऑफकोर्स थोड़ी सी बड़ी, बट आई जस्ट वांट यू टू रिकॉल 2 थिंग्स। मैंने इसको यहाँ से इस m मास के ब्लॉक को रिलीज कर दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रिलीज तो कर दिया, अब इस m मास के ब्लॉक की मोशन के अंदर सबसे ज़्यादा स्पीड कितनी होगी? मैं एक बात बड़ा क्लियर कर दूँ कि इस m मास के ब्लॉक का जो मोशन होगा वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। इसका टाइम पीरियड t = 2π√m/k होगा। ये हम आगे जाके कभी ना कभी SHM वगैरह में पढ़ लेंगे। लेकिन खैर, मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, मेरा सवाल आपसे ये है। सर मैक्सिमम वेलोसिटी होगी कहाँ? बेटा मैक्सिमम मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो गणित ये कहता है कि dv/dt वहाँ पर 0 होना चाहिए। dv/dt 0 होना चाहिए मतलब आपका एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, इसका मतलब उस पॉइंट पर आपका फोर्स इस ब्लॉक पर 0 होना चाहिए। ये बात को समझाने का आसान तरीका है, टफर तरीका भी है, वो बड़ा एक्चुअल क्लास में आपको बता रखा है। कहां पर फोर्स 0 होगा? ये रहा आपका m मास का ब्लॉक। फोर्स 0 तब होगा जब नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, और ये वाला ब्लॉक अगर x डिस्टेंस नीचे आ गया है तो स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगा kx से। ये दोनों जैसे बराबर हो जाएंगे उस टाइम पर नेट फोर्स 0 होगा, और उस टाइम पर इस ब्लॉक के पास स्पीड सबसे ज्यादा होगी। ये दोनों बराबर होने के लिए जैसा कि आपने नोटिस कर लिया होगा कि x की जो वैल्यू है बड़ा वो आपके पास mg/k है। ठीक है सर, मुझे v निकालना है, बड़ा v निकालना है, क्या करूं? बड़ा वेट लगा दे। सर ये वेट लगाने वाली बात का आइडिया आपको आया कहां से? एक तो यहां से आया कि टॉपिक की वेट चल रहा है, ठीक। दूसरा आइडिया इस बात से आया कि इनिशियल स्पीड पता है और फाइनल स्पीड पता करनी है, मतलब इनिशियल काइनेटिक पता है और फाइनल काइनेटिक पता करनी है। इनिशियल काइनेटिक पता हो और फाइनल काइनेटिक पता करनी हो तो उनको रिलेट करने के लिए सबसे बड़ा जुगाड़ क्या है? वेट लगा दो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? वेट क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल द फोर्स भी क्या, सिर्फ और सिर्फ दो ही तो फोर्स है, ग्रेविटी है और स्प्रिंग है, और उनका वर्क डन शुड बी इक्वल टू k फाइनल माइनस k इनिशियल। आराम से ग्रेविटी का वर्क डन, m मास का ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे आया तो ग्रेविटी का वर्क डन आएगा mgx। mgx बड़ा x की वैल्यू है mg/k। स्प्रिंग का वर्क डन बड़ा मैंने आपको याद करा रखा है कि नेचुरल लेंथ से x का कंप्रेशन करोगे तो स्प्रिंग का वर्क डन आएगा -12 kx²।
माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एम जी बाई के शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये भी मैक्स आगे सॉल्व करना चाहता, सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज पावर। वर्क के करने की जो रेट है बेटा, इट इज नोन एज पावर। रेट इज ऑफ कोर्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बेटा जब भी हम रेट की बात करते हैं तो हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ही बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि टाइम t से लेकर t प्लस डेल्टा टी तक किसी फोर्स ने लेट से W वर्क डन किया है, तो हम एवरेज पावर डिफाइन कर सकते हैं। एंड एवरेज पावर इज सिंपली डिफाइंड एज कितना वर्क डन किया है डिवाइड बाय ये वर्क डन करने में कितना आपको समय लगा है, सिंपल। लेकिन अगर आपको कभी इंस्टेंटेनियस पावर डिफाइन करनी हो विच इज मोर यूजफुल, तो उस केस में कहूंगा कि लेट से टाइम t से लेकर t प्लस dt तक इस छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर छोटा सा वर्क डन हुआ है dw। इस छोटे से वर्क डन के कारण छोटा सा पावर आएगा, दैट विल बी छोटा सा वर्क डन अपॉन वो छोटा सा टाइम इंटरवल। छोटा सा वर्क डन इज ऑफ कोर्स f डॉट ds अपॉन dt। बेटा ds अपॉन dt इज ऑफ कोर्स योर वेलोसिटी। बेटा पावर इज इक्वल्स टू f डॉट v या फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। कभी इंस्टेंटेनियस पावर अगर निकालना चाहो तो आप सीधा कह सकते हो कि फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, पावर की बेटा यूनिट आपको नजर आ गई होगी। इट इज ऑफ कोर्स वर्क डन अपॉन टाइम, तो कह दूं इट इज जूल पर सेकेंड। इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट। डायमेंशन की अगर बात करूं तो वर्क डन की डायमेंशन थी mL2T-2, है कि नहीं बेटा। इसको टाइम से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया mL2T-3। अब जैसे मैं एक दो एग्जांपल्स बताता हूं। मान लो फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, उसके पास वेलोसिटी है ऐसे v, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर, बॉल हवा में है और इस m मास की बॉल पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ mg। मैं आपसे पूछ लूं, बताओ कि ग्रेविटेशनल फोर्स का इस टाइम पर इस बॉल पर कितना पावर है, तो मैं सीधा बोलूंगा कि पावर इज फोर्स mg। वेलोसिटी बेटा वेलोसिटी है v इंटू कॉस ऑफ, अब गवारों की तरह यूं तो थीटा लिख दूंगा। थीटा का अर्थ क्या है कि फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल। यहां पर फोर्स ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल थीटा थोड़ी है, एंगल 90 प्लस थीटा है। तो आप लिख देना कि cos 90 प्लस थीटा। बेटा cos 90 प्लस थीटा इज ऑफ कोर्स साइन थीटा। तो यहां पर जो पावर आ गया मेरे पास माइनस mg साइन थीटा आ गया, है कि नहीं। तुम खुद सोच सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम ऐसा है नहीं। मैं एक बात और बोलता हूं बेटा, हमने अभी भी देखा कि dw इज इक्वल्स टू p इंटू dt। पूरा वर्क डन निकालना हो तो इंटीग्रेट कर लो। यहां से मेरे पास एक रिजल्ट और आएगा कि अगर y एक्सिस में पावर है और x एक्सिस में अगर टाइम है, तो इनके बीच मान लीजिए अगर ऐसा ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा और इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप याद रख सकते हो कि पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो हमेशा आपको वर्क डन दे देगा। ठीक है, ये बात परेशान तो नहीं करेगी, याद रहेंगी बेटा सब बातें, है ना। चलें आगे चलिए। नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। वैसे अगर सही कहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल टर्म, और मतलब इसे समझाने में, बताने में, पढ़ने में, पढ़ाने में ऑफ कोर्स खूब मज़ा आता ही है। मैं उतना समय तो नहीं ले सकता, ठीक है, इतना पहले आपको ले भी रखा है। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ दो ही पोटेंशियल एनर्जीज हमारे काम की है। वन इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अनदर इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट्स इट। हालांकि हमारे कोर्स में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अलावा इलास्टिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अलावा हमारे कोर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस के अंदर है। वो लेकिन ऑफ कोर्स अलग अलग चैप्टर्स में, इस चैप्टर में नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी सिंपली एनर्जी
बाय वर्च्यू ऑफ रिलेटिव पोजीशन या ओरिएंटेशन। खास बात ये कि बेटा पोटेंशियल जो है ना वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात और कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ये अक्सर मैटर नहीं करता, और जिस बच्चे को, जिस इंसान की बात बड़े समझ में आती है ना, उसका काम चल जाता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, सवालों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी बदली, कितनी घटी, कितनी बढ़ी। सवालों में यही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है ना, ऐसा कोई इतना मैटर नहीं करता कि एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सबसे पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखना, ये बड़ा मान लो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस से m मास का एक पार्टिकल है, वो मान लीजिए कि हॉरिजॉन्टल से h हाइट ऊपर है। तो अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस मानता हूं, कुछ मुझे रेफरेंस मानना पड़ेगा, तो इस m मास के पार्टिकल के पास ग्रेविटी के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी m इंटू जी इंटू एच। सिंपल। अगर कोई बच्चा कहते कि सर मैं यहां पर रेफरेंस नहीं मान रहा हूं, मैं यहां पर रेफरेंस मान रहा हूं, तो वही इंसान आंसर बोलेगा कि सर जीरो है। वही इंसान क्या बोलेगा कि आंसर जीरो है। सो आंसर डिपेंड करता है कि हम रेफरेंस कहां लेते हैं। अक्सर बड़ा रेफरेंस हम ग्राउंड पर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए बड़ा ये एक मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी और मैंने यहां पर रेफरेंस ले लिया कि दिस इज रेफरेंस लाइन, और एक m मास का पार्टिकल यहां से h हाइट नीचे है, तो मैं बोलूंगा कि इस m मास के पार्टिकल के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -mgh। सिंपल, ज़्यादा ऐसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मान लो कभी ऐसा कि बेटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और कोई रॉड पड़ी है ऐसे, यूनिफॉर्म रॉड है, m मास की l लेंथ की रॉड है, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे, ये रेफरेंस है, और फिर मुझसे पूछ ले बताओ इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो ऐसे केस में तो रॉड की बेटा ये वाला हिस्सा तो जीरो हाइट पे है, ये थोड़ा ज़्यादा हाइट पे है, ये और ज़्यादा हाइट पे है, और ये वाला तो l साइन थीटा हाइट पे, तो अलग अलग हाइट पे। ऐसे केस में आप कंसंट्रेट करो इसके सेंटर पे। इसका सेंटर यहाँ से l/2 डिस्टेंस पे होगा, तो ऑफ कोर्स बेटा इसकी जो हाइट आएगी वो l/2 का साइन थीटा आएगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी mg l/2 का साइन थीटा। सिंपल सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से जैसे इस साल जेई ने बड़ा सवाल पूछा कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये मेरे पास एक रिंग है ऐसे, क्वार्टर रिंग है, m मास की r रेडियस की क्वार्टर रिंग है, ये हॉरिजॉन्टल है। बताओ इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो इसके लिए याद होना चाहिए कि क्वार्टर रिंग जो होती है ना, उसका सेंटर ऑफ मास, मोस्टली बच्चों को याद भी होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इधर से 2r/π, इधर से 2r/π, यहां कहीं होगा, ये भी 2r/π, ये भी 2r/π, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा। और कोई कह दे कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी m इंटू जी इंटू एच। पूरी रिंग भूल जाओ, सिर्फ ये देखो कि इसका सेंटर कहां पड़ा है। सेंटर पड़ा है ग्राउंड से 2r/π हाइट ऊपर है, तो m इंटू जी इंटू 2r/π। और यही मान लो अगर क्वार्टर डिस्क आ गई तो ये आ जाएगा 4r/3π, ये आ जाएगा 4r/3π। लास्ट ईयर ये वाला सवाल पूछा था, हो सकता है कि इस साल बड़ा डिस्क वाला पूछ ले, ठीक है। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कोई ऐसे कोई पहाड़ थोड़ी तोड़ लिया अपन ने इसमें ना। नेक्स्ट इज बेटा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, अगर आपके पास स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और वो नेचुरल लेंथ पर है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। अगर आपके पास स्प्रिंग के अंदर x का एक्सटेंशन है या फिर आपकी स्प्रिंग के अंदर x का कंप्रेशन है, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी विल बी u इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। सिंपल। और अगर कोई मुझसे पूछे सर ग्राफ बना सकते हो, बड़ा बिल्कुल बना सकता हूं। ये u और ये x मतलब बेटा एक्सटेंशन या कंप्रेशन। x पॉजिटिव हो तो एक्सटेंशन बोल देना, x नेगेटिव हो तो कंप्रेशन बोल देना। बेटा ग्राफ आपके पास आएगा ऐसे, पैराबोला। सर पैराबोला क्यों? बेटा u पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है। इट्स एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स, ऐसे ऊपर की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। कोई अगर पूछे तो हम बड़े आराम से इस बात का जवाब दे सकते हैं कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऐसे है। सिंपल है, कोई ऐसा बहुत बड़ा भारी काम थोड़ी किया पाए। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे कोई फोर्स जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क डन
वेस्ट ना होता हो और स्टोर हो जाता हो। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता हो? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता हो। दोज फोर्सेज आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब यार बेटा लिखाने विखाने का मेरा ऐसा कोई खास मूड है नहीं, बट आप ऐसा कह सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्सेज के अगेंस्ट किया गया जो वर्क डन है वो सिस्टम में वेस्ट नहीं होता, वो स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहूं कि मान लीजिए कि मेरे पास ये एक एम मास का ब्लॉक है, मैंने इसको स्प्रिंग से ऐसे बांध रखा है। अब इस एम मास के ब्लॉक को मैं ऐसे अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ खींच रहा हूं, बाहर की तरफ खींच रहा हूं, 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 तो मैं उस पर वर्डन कर रहा हूं ना इस एम मास के ब्लॉक पर। किसके अगेंस्ट? स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो मैं जो वर्डन कर रहा हूं वेस्ट नहीं हो रहा, वो स्टोर हो रहा है। किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है। शुरुआत में एनर्जी जीरो थी, अगर मैं एक्स बाहर की तरफ ले गया तो ऑफकोर्स स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर, है कि नहीं? तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है ये अपने आप में एक तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। मान ले कि बेटा ये तेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, और मैं एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज जो है वो धीरे 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 इधर ला रहा हूं। सर कैसे लेके आ रहे हो? ये वाला प्लस तो इस प्लस को बाहर की तरफ रेपेल करेगा ना, हाँ बेटा रेपेल करेगा, और बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा। लेकिन मैंने फोर्स लगा रखा है अंदर की तरफ, एक्सटर्नल फोर्स, और मैं धीरे 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 अंदर ला रहा हूं। अगर मैं धीरे धीरे अंदर ला रहा हूं तो मैंने तो फोर्स भी अंदर की तरफ लगाया है, डिस्प्लेसमेंट भी अंदर की तरफ किया है, तो मैंने तो वर्क डन पॉजिटिव किया है। तो मैंने जो वर्क डन पॉजिटिव किया है वो ऐसा नहीं कि वेस्ट हो गया, वो स्टोर हो जाएगा। किसमें स्टोर हो जाएगा? इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। आगे जाकर हम पढ़ भी लेंगे कि अगर इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज Q2 है, और अगर ये डिस्टेंस आपके पास R है, तो उस Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसकी वैल्यू आएगी K Q1 Q2 अपॉन R, और यही सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, यही सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। सर ये स्टोर हुई है? हाँ बेटा बिल्कुल हुई है। सर मुझे नहीं दिख रही, मैं दिखा सकता हूं। कैसे? ये तो फिक्स है पहले से, इसको छोड़ दो। इसको जैसे छोड़ोगे रिपल्शन के कारण ये भागेगा, जैसे 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 ये भागेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और उसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी आएगी जितना हमने पूरे सिस्टम पे वर्क डन किया है। अगर मैंने इसको पकड़ रखा और इसको छोड़ दिया तो ये भागेगा, ये जब भागेगा 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 और इन्फिनिटी पहुंच जाएगा तो इसके पास उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी जितना मैंने शुरुआत में इस Q2 चार्ज पर वर्क डन किया था। तो मैंने जो वर्क डन किया वो वेस्ट नहीं हुआ, वो सिस्टम ने स्टोर कर लिया और बाद में वो यूज आ गया। ठीक है, सो ऑल दीज काइंड ऑफ फोर्सेज आर नोन एज कंजर्वेटिव फोर्सेज। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम उनको कहेंगे जिन के अगेंस्ट किया गया वर्क डन जो है वो बेटा स्टोर नहीं होता, बल्कि वो हीट की फॉर्म में, साउंड की फॉर्म में किसी न किसी तरीके से सिस्टम से भाग जाता है। जैसे विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये कुछ फोर्स ऐसे हैं बेटा जो आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। कंजर्वेटिव फोर्सेस में ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कहें तो कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स अगर कहें तो कंजर्वेटिव है, इलास्टिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो जो पॉइंट चार्ज के बीच में बेटा ये अपने आप में कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट मतलब ठीक है, कोई एडवांस टाइप का सवाल है तो उसमें इंपॉर्टेंट है, सुनना। आप थोड़ा सिर्फ उसे भी याद करो कि अगर मुझे कोई पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है तो मैं उससे कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकता हूं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो है ना उसी की प्रेजेंस में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है। मैं पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकता हूं, कंजर्वेटिव फोर्स से मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूं। सिंपल सिंपल। सर कैसे? सुनना, आपको सिर्फ वो सिर्फ ये याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज F.ds। इतना सा अगर याद रख लोगे ना तो काम बन जाएगा, और हमेशा ही बन जाएगा, हमेशा। बस मैं एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि ऐसी चीजें ना सिर्फ थ्योरी से लिखा कर मैं समझा दूं इस बात के थोड़े चांसेस कम रहते हैं, कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा तभी जाके थोड़ी सी बेटर फील आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, लेट्स से दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज -xi कैप -3y² j कैप। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और मुझे ये बता रखा है
कि 0,0,0 पर इस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है, बोल रखा है मुझे। तो बताओ कि x, y, z पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये सवाल है। तो मुझे तो इतना पता है कि देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो इस कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन के नेगेटिव के बराबर है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या होगा बेटा, माइनस साइन तो फॉर्मूले में है। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। बेटा व्हाट्स द फोर्स, बेटा फोर्स इज बेटा बोलना कितना है, -xi माइनस 3y² j कैप। बेटा ये बाहर वाला माइनस साइन भूल मत जाना, ठीक है। का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज dxi प्लस dy j प्लस dz k भी लिख सकते हो। देन यहां पर 0 k है तो उसको k से अगर मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आएगा, तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास आ गया du इज इक्वल्स टू, बड़ा डॉट प्रोडक्ट करना i कैप का i कैप के साथ x dx प्लस 3y² dy। इंटीग्रेट, जब x 0 है, y 0 है, z की तो जरूरत ही नहीं है, उस टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है। तो बताओ जब x की वैल्यू x होगी, y की वैल्यू जब y होगी, z पर तो डिपेंड कर ही ना, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। सिंपल, इंटीग्रेट कर दो। तो आप तो बोलोगे सर जैसे वर्क डन निकालते थे वैसे ही पोटेंशियल निकालेंगे, हाँ बिल्कुल वैसे निकालेंगे, बस क्या याद रखना है, ये एक माइनस साइन और याद रखना है बस। इसके अलावा और कोई खास ऐसी पंचायत है ही नहीं, मतलब दिमाग में और कोई कचरा भरना ही नहीं अपने को, हमेशा काम बन जाएगा। फोर्स से जैसे वर्क डन निकालते थे वैसे ही बेटा हम ऑफ कोर्स पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे। बस ध्यान रखना कि पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो कई बच्चे ये माइनस साइन भूल जाते हैं, ठीक है, तो माइनस साइन याद रखना, क्योंकि बिना माइनस साइन के जो आंसर आएगा ना वो भी ऑप्शन में होगा और ए ऑप्शन होगा, ठीक है, वो बेवकूफ बनाने के लिए, ठीक है, समझ गए इस बात। उल्टा भी है, अगर मान लो कि पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो तो आप फोर्स निकाल सकते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहूं, ये एग्जांपल से बता पाऊंगा बेटा, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी मुझे दे रखी है x² प्लस y³ और मुझे बता रखा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जिस कंजर्वेटिव फोर्स के कारण है वो कंजर्वेटिव फोर्स कितना है। तो इस कंजर्वेटिव फोर्स का अगर x कंपोनेंट अगर निकालना है तो देखो ध्यान रखना, फोर्स को इंटीग्रेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी विद माइनस साइन, वो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे तो फोर्स आ जाएगा, लेकिन माइनस साइन भी लगाना पड़ेगा। तो अगर x एक्सिस के लोग अगर फोर्स चाहिए ना तो माइनस साइन लगाकर पोटेंशियल एनर्जी को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ये बड़ा डिफरेंशिएशन ही है, बस इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y और z को कांस्टेंट मानना है। तो इसका डिफरेंशिएशन बड़ा माइनस साइन तो फॉर्मूले में है ही, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2x, y³ का डिफरेंशिएशन बड़ा जी x के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0, तो दैट कम्स आउट टू बी -2x। ये आ गया x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स। सर y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स क्या होगा, माइनस साइन तो बहुत जरूरी है और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दो y के रेस्पेक्ट में, माइनस तो ठीक है बेटा, इस पूरे एक्सप्रेशन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन होगा 0, क्योंकि वो तो कांस्टेंट मानेंगे, डिफरेंशिएशन है ही y के रेस्पेक्ट में, और y³ का डिफरेंशिएशन होगा 3y²। ये आ गया x एक्सिस के लॉन्ग फोर्स, ये आ गया y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स। अगर किसी ने z एक्सिस के लॉन्ग फोर्स पूछा तो वो तो 0 आएगा, क्योंकि मेरा z तो इसमें है ही नहीं, और हमें डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, z के रेस्पेक्ट में, इन सबको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, तो z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी दिस i कैप, दिस j कैप एंड दिस k कैप। सिंपल, इतना सा याद रख लो, हमारे कोई भी आसान सवाल अगर आएगा बड़े आराम से बन जाएगा, टफ भी बनी जाएगा, इसमें कोई फिजिक्स टफ थोड़ी है बेटा, ठीक है, बाकी तो गणित है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि फोर्स दे रखा हो और आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हो तो माइनस लगाकर इंटीग्रेट कर दिया करो, और बेटा अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो और फोर्स पूछा हो तो ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया करो, माइनस साइन लगाना जरूरी है, ठीक। बेटा नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम। सुनना बेटा, वैसे तो हमें हल्का फुल्का इक्विलिब्रियम हम लोगों ने न्यूटन्स में पढ़ रखा था, लेकिन यहाँ पे हमें एक हल्की फुल्की 2-3 बातें आनी चाहिए। इक्विलिब्रियम वो वाला पॉइंट है बड़ा जहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 है, फोर्स की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमारा -du/dx 0 है। भाई फोर्स क्या होता है, -du/dx, तो मतलब du/dx 0 है।
du बाई डी एक्स जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का या तो वहां पर मैक्सिमा है या बेटा पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है। अब ऐसा बेटा प्रूव करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और प्रूफ सवाल करने में इतना काम भी नहीं आएगा। आप सीधा ऐसा याद रख सकते हो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के ग्राफ में जहां कहीं पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होगा, जिस पॉइंट पर बड़ा लेट से बड़ा ये x इक्वल्स टू एक्स नॉट है और इस x नॉट वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है, तो इस पॉइंट पर आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये रही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और ये रही मेरे प्यारे वाले बच्चों पोजीशन। पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में लेट से बड़ा ग्राफ आपके पास ऐसे, और लेट से ये x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा है, चाहे मिनिमा हो चाहे मैक्सिमा हो, du बाई डी एक्स तो जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, लेकिन ये वाली इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। रख लोगे बड़ा याद, टफ तो नहीं लगा? इतना सा पॉइंट याद रखने में बड़ी मुश्किल से कोई 1 मिनट लगेगा। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा होगा वहां पर भी इक्विलिब्रियम है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा है वहां पर भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन ये वाला स्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है। सर स्टेबल और अनस्टेबल में क्या अंतर होता है? स्टेबल वाले से पार्टिकल को अगर हल्का सा डिस्प्लेस करोगे तो फोर्स इस तरह से लगेगा कि पार्टिकल को वापस ले आएगा। अनस्टेबल वाले इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि उस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम है, ये तो तय है, लेकिन आपने अगर उसको डिस्प्लेस किया लेफ्ट तो नेट फोर्स लेफ्ट लग जाएगा और पार्टिकल को भगा ले जाएगा। आपने डिस्प्लेस कर दिया भाई, वहां पर तो इक्विलिब्रियम है ही है, वहां से अगर डिस्प्लेस कर दिया राइट तो नेट फोर्स लग जाएगा राइट और पार्टिकल को भगा ले जाएगा। तो आप इस तरह से बड़ा स्टेबल अनस्टेबल का मामला सेट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। ये हालांकि ऐसा टॉपिक है जो हम ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जगह बेटा हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे और कई बार अप्लाई करेंगे। यहां पर जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल एजेंट्स का वर्क डन जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन जीरो है, तो हम उस पूरे के पूरे सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। सर ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है क्या? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज जस्ट समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो समेशन है वो कांस्टेंट है। मेरे कहने का अर्थ ये कि उस केस में मैं ऐसा कह सकता हूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी is equals to final kinetic energy plus final potential energy। लेकिन ये हमेशा नहीं, सिर्फ कब कह सकते हो? जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन ना हो और किसी एक्सटर्नल एजेंट्स का वर्क डन ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस ही हो और उनका ही वर्क डन हो, सिर्फ और सिर्फ उस केस में हम ऐसा कह सकते हैं। हालांकि इस बात को बोलने की एक स्टाइल और भी है, इसको बोलने की एक स्टाइल और भी है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि किसी सिस्टम में जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी। भाई काइनेटिक और पोटेंशियल का सम फिक्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर 10 जूल घटी है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 10 जूल बढ़ी है। तो हम इसको एक तरीके एक स्टाइल से और लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। उल्टा भी हो सकता है बेटा, मान लो कभी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही हो तो समझ जाना कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी काइनेटिक एनर्जी उतनी पक्की बात है कि घट रही होगी। हालांकि इसके मोस्टली एग्जांपल जो है बड़ा वो सर्कुलर मोशन में करेंगे, बट मैं इसे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इसमें एक जैसे मैंने एक एग्जाम्पल जैसे पहले करा रखा है ना, मैं उसी एग्जाम्पल पे वापस आता हूं। हालांकि मैं ये वाला एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो कैसे, यहां से यहां तक देखो कौन से फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। क्या दोनों कंजर्वेटिव है? आप बोलोगे हाँ। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क डन में हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अब यहां से यहां तक अगर तुम टीएमए लगाओगे ना, यूं आंसर आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। देखो कैसे लगाता हूं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाता हूं। मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखने के लिए कहीं ना कहीं रेफरेंस फ्रेम मानना पड़ेगा, तो चलो मैं यहां कहीं रेफरेंस फ्रेम मान लेता हूं। क्या कहता है?
इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक रिलीज किया है 0, इनिशियल पोटेंशियल 2 टर्म्स आएंगी, स्प्रिंग की आएगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और आएगी। पहले स्प्रिंग आएगी 0, क्यों? नेचुरल लेंथ पे। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैंने यहां रेफरेंस फ्रेम लिया है तो कोई m मास का पार्टिकल अगर x डिस्टेंस ऊपर है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। सॉरी बेटा h नहीं, x की वैल्यू बेटा हम सवाल में पहले से देख चुके हैं, mg/k शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v²। सर पोटेंशियल एनर्जी 2 है, काइनेटिक और स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल। स्प्रिंग कितनी है? अरे x का एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्सटेंशन का स्क्वायर। बट व्हाट्स द एक्सटेंशन? mg/k। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सर मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 0 ली थी, ले बेटा 0 ले ले। जो समझदार बच्चा है उसको पता है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन तो सेम ही है, ठीक है, तो बड़े आराम से निपटा लेगा। ठीक है, तो ऐसे बड़े आराम से बड़ा हम टीएमएसी वगैरह भी लगा सकते हैं। हालांकि टीएमएसी हम अलग अलग चैप्टर्स के अंदर और भी बार बार लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल इसकी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, और इसके कुछ सवाल करते हैं। मैंने हालांकि थ्योरी के अंदर पूरी कोशिश की है कि ना सारे के सारी बातें मैं थ्योरी के अंदर ही बता दूँ, है ना। इसके नोट्स को बड़ा बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर इसी के नोट्स को हम रिविजन नोट्स मान लें क्या? मान सकते, ठीक है। कोई बच्चा अगर इनसे रिवाइज कर लूँगा, कर लो यार, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका।